हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक है गतिमान आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि परीक्षा यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है कि यल लंबाई की एक तार में आई धारा प्रवाहित है। तार को मोड़कर एक फेरे वाला वृत्तीय लूप बनाने पर लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। इस तार से दो फेरों का लूप बनाने पर लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यल लंबाई का तार है और ये इस तरह से एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, यल है। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब इसको लूप की तरह मोड़ देंगे तो लूप बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा लूप वृत्ताकार। तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए केंद्र यहाँ ओप है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र B दिया है। उसकी तीव्रता कितने दिया है, B। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है, A है। तो यहाँ क्या लग सकते हैं, A जब त्रिज्या है तो इसकी जो परिधि होगी वो क्या होगी, 2πa हो जाएगी। ये किसके बराबर होगी, लंबाई, तार की लंबाई किसके बराबर होगी, यल की। तो यहाँ से A का वैल्यू निकाल सकते हैं। A बराबर कितना हो जाएगा, L/2π। अब ये वृत्ताकार लूप पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न B है उसका मान लिख सकते हैं। B बराबर, फार्मूला हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0 Ni/2a होता है। अब इसका वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा μ0 n का वैल्यू कितना रखना है, एक फेरा है तो n का वैल्यू कितना रख देंगे, एक रख देंगे, खत्म हो जाएगा, सीधे आई आ जाएगा अपॉन 2। A का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, A का वैल्यू रखेंगे तो यल अपान कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2π ऊपर की तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, μ0 2πi/2 हो जाएगा। तो यल से यल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, μ0 πi/, कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा। फिर कर इस तार से दो फेरों वाला लूप बनाने पर, दो फेरों वाला लूप बनाना है तब लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उसके लिए देखिए, दो फेरों वाला लूप बनाना है तो छोटा लूप हो जाएगा। इसमें उसके फेरों की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। दो फेरों का लूप बनेगा तो छोटे आकार का होगा। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या जो है A डैश है तो A डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2π। A डैश बराबर कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो एक फेरे के लिए 2πa डैश होगा तो दूसरे फेरे के लिए कितना होगा, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 × 2πa डैश × यल हो जाएगा। तो यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं, 2a डैश का वैल्यू का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a डैश बराबर हो जाएगा यल अपान हो जाएगा 2π हो जाएगा। अब यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B डैश है। तो B डैश बराबर क्या लिखेंगे, μ0 n की जगह कितना फेरा लिया है, इसमें 2 लिए है, I वही रहेगा 2i हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, 2a डैश हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे यल अपान कितना, 2π रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2π ऊपर चला गया, 2 से 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। μ0 πi/, अपान हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि ये जो पूरा इतना वैल्यू है μ0 πi/यल, ये किसके बराबर है, यहाँ से देख रहे हैं ये किसके बराबर है, B के बराबर है। तो यहाँ B लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × B।
यानी पहले का चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, पहला वाला, पहला का बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दो समरूप कुंडलियों में जिनके केंद्र उभयनिष्ठ हैं, समान वैद्युत धारा प्रवाहित है, इनके तल परस्पर लंबवत हैं। यदि केवल एक कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है तो केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो दो कुंडलियां एक दूसरे के लंबवत रखी गई, तो एक दूसरे की जब लंबवत रखी गई हैं, एक दूसरे की जब लंबवत रखी गई हैं तो पहली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा और दूसरी कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे और दोनों समरूप हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, बी है, बी हो जाएगा दोनों का। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र लंबवत सदिश राशि है, तो उसका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों लंबवत है तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2b स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2b आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, तो दूसरा का सी आंसर सही होगा। तीसरा, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 7 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय चालक लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निरस्त करना है। तो लूप में आवश्यक धारा होगी, यानी लूप द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह किसके बराबर होना चाहिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र इसके बराबर होना चाहिए, तभी निरस्त होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लूप के कारण, धारावाही लूप के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फार्मूला B बराबर μ0 N I अपन कितना होता है, 2a होता है। तो इसी में वैल्यू रख देंगे, B का वैल्यू इसमें कितना रखेंगे, ये रखेंगे 7 × 10⁻⁵ बराबर μ0 का वैल्यू कितना रखेंगे, 4 पाई × 10⁻⁷। n फेरों की संख्या, इसमें फेरे नहीं है तो n का वैल्यू 1 रख लेंगे। और I कितनी धारा प्रवाहित किया जाए तो उसको निरस्त कर दे, यानी धारा का मान पूछ रहा है तो I का वैल्यू यहाँ पर छोड़ देंगे अपॉन 2a। त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो उसको मीटर में बदलेंगे, 10⁻⁻² का इसमें गुणा कर देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो I का वैल्यू आ जाएगा, I बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 10⁻⁵ गुणे 2 × 5 × 10⁻², अब बटे के 4 पाई, पाई का मतलब होता है 22/7 × 10⁻⁷। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा 5.6 एम्पियर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला, तीसरा का बी ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न आते हैं, 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर वाली लंबी प्रणालिका के भीतर 20 मिली टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा होगी। यानी 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर जो दिया है वह किसका मान दिया है, स्मॉल n का वैल्यू दिया है, फेरों की संख्या, यानी 20 दिया है तो प्रति सेंटीमीटर उसको मीटर में बदल लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 100 को भाग देंगे तो 100 का इसमें गुणा हो जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ये फेरों की संख्या प्रति मीटर हो जाएगी 2000। अब इसमें उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसका मान दिया है B बराबर 20 मिली टेस्ला। तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। के लिए इतना उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा का मान, धारा होगी लगभग, उसका वैल्यू निकालना है, I का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी धारावाही प्रणालिका है उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हम लोग जानते हैं, B बराबर होता है μ0 N I। अब इसी में B का वैल्यू रख देंगे कितना, 20 × 10⁻³ बराबर μ0 का वैल्यू रख देंगे 4 पाई
गुणे 10 घाते -7। यन का वैल्यू कितना रखेंगे 2000। अब गुणे आई का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख देंगे 20 गुणे 10 घाते -3 बटे 4 पाई। पाई का मतलब होता है 22/7 होता है। अब गुणे 10 घाते -7 गुणे 2000। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो जो आई का वैल्यू होगा वह लगभग 8 एम्पियर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ए वाला, चौथा का ए ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न है μ0 ε0 पावर कितना -1/2 का मान है। अब इसमें मान पहचानना है, कौन सा मान इसका होगा। तो हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं कि जो c इक्वल टू होता है वह √1/μ0 ε0 के बराबर होता है। यानी इसको लिख सकते हैं क्या, μ0 ε0 के पावर कितना लिख सकते हैं -1/2। तो इसी का मान पूछ रहा है कि किसे हो रहा है, सी के। तो सी का मान हम लोग जानते हैं प्रकाश का वेग है, उसका मान होता है 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। तो पांचवा का बी ऑप्शन सही होगा। छठवां फिर उसी पर आधारित पूछ दिया, μ0/ε0 √μ0/ε0 का मात्रक है। तो इसका मात्रक इसमें पहचानना है, तो कौन सा मात्रक होगा, यहाँ से लिख सकते हैं। अब ये अंडर रूट क्या है, μ0/ε0। अब इसका मात्रक लिखना है तो लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में μ0 का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर। और 1/ε0 का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो न्यूटन भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मीटर भी स्क्वायर हो जाएगा, और एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में है तो इस सब वर्गमूल इसका आ जाएगा, सब तो आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर इंटू कूलम। तो यहाँ न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहेंगे, और एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा, कूलम। और जूल प्रति कूलम को क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। अब वोल्ट प्रति एम्पियर को कहा जाता है ओम कहा जाता है, प्रतिरोध उसका मात्रक। तो इस तरह से इसका जो मात्रक होगा वो ओम हो जाएगा। छठवां का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, दो चुंबकीय बल रेखाएं उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों के निकट काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, चुंबक के मध्य में काटती हैं। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनके संदर्भ में सी वाला कथन सही है कि एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर इंटू मीटर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का कई मात्रक होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है, टेस्ला होता है, गॉस होता है, ये सब कई मात्रक होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद 9वां प्रश्न आते हैं, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई नहीं। तो जो गतिशील आवेश होता है वह क्या करता है, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। यानी 9वां का सी ऑप्शन सही होगा। 10वां, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, ए तथा बी दोनों के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, वह गतिमान आवेश द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं, बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा भी। यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, दोनों होगा। 10 का कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन।
11वां है क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा क्षैतिज से 45 अंश के कोण पे एक सीधी रेखा, क्षैतिज तल में एक वृत्त, ऊर्ध्वाधर तल में एक वृत्त, क्षैतिज तल में एक परवलय। तो इसका पथ कैसा होगा? वह क्षैतिज वृत्त में एक वृत्त, क्षैतिज तल में एक वृत्त होगा। अब ऊर्ध्वाधर का मतलब लंबवत, लंबवत जैसे प्रवेश करेगा वृत्ताकार पथ हो जाएगा। तिर्यक प्रवेश करेगा किसी कोण पर, उसका पथ कैसा हो जाएगा? कुंडलिनी आकार का। अब वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा सीधे रैखिक उसका पथ होगा, सरल रैखिक होगा। 12वां प्रश्न है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, सरल रेखी। क्या होगा? वृत्ताकार होगा, क्योंकि लंबवत प्रवेश करेगा या ऊर्ध्वाधर दिशा में तो हमेशा क्या होगा? वृत्ताकार ही पथ पर घूमेगा। तो 12 का सी आंसर। 13वां प्रश्न है एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, कण का पथ होगा वृत्ताकार, कुंडलिनी, दीर्घवृत्ताकार, सरल रेखी। तो 30 अंश का मतलब तिर्यक प्रवेश कर रहा है तो इसका जो पथ होगा वह हो जाएगा कुंडलिनी हो जाएगा, हेलिक्स पाथ हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। सीधे समानांतर उसी क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा तो रैखिक हो जाएगा, और 90 अंश पर प्रवेश करेगा लंबवत तो वृत्ताकार हो जाएगा, और तिर्यक प्रवेश करेगा तो कुंडलिनी आकार का इस तरह से इसका पथ हो जाएगा। 14वां प्रश्न है यम द्रव्यमान का कण किसी जिस पर आवेश क्या है? Q है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है, इसके पथ की त्रिज्या होगी। तो इसके पथ की त्रिज्या क्या होगी? उसका फार्मूला यही है, डी वाला ऑप्शन से होगा। R बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है mv बटे qb। तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा चौथा का। नेक्स्ट आते हैं 15 प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षिप्त किए जाते हैं, पथ की त्रिज्या होगी प्रोटॉन के लिए अधिक, इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक, दोनों पथ के लिए समान वक्री होंगी, दोनों पथ के पथ सरल रेखी होंगी। ऐसा क्यों होता है? किसकी त्रिज्या अधिकतम होगी? तो हम लोग जानते हैं कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर क्या बताया गया था? mv बटे के qb। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो उनके लिए आवेश क्या होगा? बराबर होगा। एक ही चुंबकीय क्षेत्र में एक समान b का मान भी बराबर होगा, गतिज ऊर्जाएं समान है यानी b का मान बराबर होगा, लेकिन दोनों के लिए द्रव्यमान का थोड़ा बहुत अंतर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है इसलिए उसकी त्रिज्या भी क्या होगी? अधिक होगी, तो प्रोटॉन के लिए अधिक होगी। 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। 16 है एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, कुंडलिनी के आकार का, परवलयाकार। तो क्षेत्र के लंबवत जब प्रवेश करेगा तो हमेशा उसका पथ कैसा होता है? एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में जब क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ परवलयाकार होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा तो वृत्ताकार हो जाएगा। यानी कौन सा पथ सही होगा? 16 का डी आंसर। नेक्स्ट आते हैं 17वां प्रश्न। क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जहां ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस स्थान में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? क्षैतिज से 45 अंश के कोण पे एक सीधी रेखा, ऊर्ध्वाधर तल में एक वृत्त, क्षैतिज तल में एक परवलय, ऊर्ध्वाधर दिशा में एक परवलय। तो इसका पथ कैसा होगा? वह होगा ऊर्ध्वाधर तल में एक परवलय आकार का होगा। वैद्युत क्षेत्र दिया है, इसमें लंबवत रहेगा, परवलय चलेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्योंकि वह ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रवेश कर रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। 18 चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश q पर लगने वाला बल, इसमें क्या होगा? इसमें पहचानेंगे ऑप्शन। तो लगने वाला जो बल होता है F बराबर होता है q v साइन थीटा होता है फार्मूला। इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो F बराबर हो जाता है q v क्रॉस b हो जाता है, v क्रॉस b हो जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। 18 का सी आंसर सही है। 19 प्रश्न आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन आवेश ई
नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, गमन करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है बी शून्य। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है तो उस पर लगने वाले बल का मान निकालना है। तो बल का मान कितना होगा, वह शून्य होगा। समांतर ये इसमें बताया फार्मूला, एफ बराबर बताया गया क्या होता है, एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो जब क्षेत्र के समांतर गमन करेगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ साइन थीटा 0 हो जाएगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा 19 का डी। 20वां प्रश्न आता है, एक आवेशित कण को अस्थायी व एक समान वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में जो परस्पर समांतर है विरामावस्था में छोड़ा जाता है। कण गति करेगा वृत्त में, कुंडलिनी में, परवलय में, सीधी रेखा में। तो किस में गति करेगा, वृत्त। ये गति करेगा इसमें सीधी रेखा में गति करेगा। 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। ये चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समांतर है, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, परस्पर समांतर है। और विरामावस्था में कोई आवेशित कण छोड़ दिया जाता है। दोनों क्षेत्र समांतर है, ई और बी। तो कोई भी आवेशित कण छोड़ देंगे तो उस पर जो बी है चुंबकीय क्षेत्र होगा उस पर कोई बल आरोपित नहीं करेगा, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र वो आरोपित करेगा, लेकिन क्षेत्र की दिशा या उसके विपरीत दिशा में ही आरोपित करेगा। तो इस तरह से उसका पद कैसा होगा, सीधी रेखा में होगा। यानी 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। तो इस तरह से इस वीडियो में जो कि चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए थे। तो ये फर्स्ट पार्ट में केवल 20 प्रश्न आएंगे, फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका वीडियो का आएगा, उसमें और 20 क्वेश्चन इसमें लाएंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।